आप मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अमेरिका दोनों जानिब से खेल रहा है? क्या वो डुअल रोल प्ले कर रहा है? अभी उसकी जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई है कि इसराइल अटैक नहीं करेगा, और इसराइल ये कह रहा है कि वो दोबारा अटैक करेगा अगर कतर उसकी बात को फॉलो नहीं करता। तो क्या कहते हैं आप इस पर? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश कर दिया है इसराइल ने, और जिस तरह उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हम ये भी कर सकते हैं, तो फ्यूचर में और जो ममालिक हैं गल्फ के अंदर वहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देखें कि अमेरिका का जो किरदार है या रोल है वो बड़ा मशकूक हो गया है, और बहुत सारे जितने राइटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि अमेरिका ऑन बोर्ड था जितनी जो कुछ हुआ है इसमें। क्योंकि आप देखें अल अदीद जो एयर बेस है जहाँ से वहाँ से लेके जहाँ पे एक्चुअल स्ट्राइक्स में इट इज़ 32 किलोमीटर्स, तो वो डिस्टेंस भी इतना थे। फिर देखें कि इट इज़ कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर है, सो इसका मतलब है वो दे कैन मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज इस पूरे रीजन में कर सकते हैं। फिर ये भी रिपोर्ट इतलात है कि जो कतर के अपने एयर डिफेंस सिस्टम है उनका बड़ा ठीक ठाक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी इन्होंने बेसिकली कहते हैं वो भी डिसेबल कर दिया था। सो देयरफॉर देखें, फिर ऊपर से ये भी मिस्टीरियस सरकमस्टांसिस है। ये तुर्किया में लोग बैठे हुए थे, देवर कॉल, कतर में बुलवाया गया और इन्होंने बातचीत की और फिर उस लोकेशन पर गए थे। तो देखें एक न्यू नॉर्मल सेट हुआ है, और उससे ये हुआ कि एक सीरियस सेटबैक है, और एक आप समझ लें कि इट इज़ इंसल्ट टू कतर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक है उनकी इंसल्ट है, अरब्स की इंसल्ट है। अगर ये खड़े नहीं होते अपने पाँव पे और इधर कई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किलात आगे फ्यूचर में बढ़ेंगी, और द ओनली ऑप्शन है कि उनको एक स्टैंड लेना होगा कि एक जो चीज़ हो गई है, स्ट्राइक्स किए हैं, बदमाशी हो गई है, और उन्होंने देखे कि एक रोग स्टेट है, पैराज स्टेट है, अपनी मनमानी कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड। देखिए यूनाइटेड नेशन के कोई नहीं सुन रहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई नहीं सुन रहा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कोई नहीं सुन रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कोई नहीं सुन रहा। तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम जब बात करते हैं तो हर मनमानी कर रहा है। सो इजराइल देखें, एज लॉन्ग एज हम क्या कहते हैं, द की इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका, ट्रम्प अगर ये चाहते, देखे ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड अमेरिका दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स वो वहां पे दे रहा है, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी बैठते हैं वहां पे कोई मसला होता है वो वीटो कर देता है। अगर आप कह रहे हैं कि जिसकी जो मर्जी वो जैसे चाहे कर लेता है, तो फिर क्या न्यू नॉर्म यही है कि माइट इज राइट? जी हाँ, बिल्कुल अभी ऐसा ही हुआ। देखें, दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना, आपकी आर्मी होनी चाहिए। आज देखें कि लीबिया की हालत हमारे सामने है, सीरिया को देख ले, यमन को देख ले, सोमालिया को देख ले, इराक को देख ले, लेबनान को देख ले, यमन को देख ले, एग्जैक्टली थी। जी हाँ, तो आज पाकिस्तान को आप देखें, आपकी मिसाल है, आपके पास एक बहुत स्ट्रांग आर्म्ड फोर्सेस हैं, और हमने अपने से 5 गुना आर्मी को 4 घंटे में लिटा दिया था, तो वो हमारी कैपेबिलिटी है। फिर देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, आपकी मिलिट्री लीडरशिप जो डिसीजन लेती है वो किस तरह बोर्ड लेती है। अगर आपने डिफेंसिव पे जाना है, खाली आपने बयानबाजी करनी है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास में हमने देखा है कि जिस तरीके से गजा के ऊपर देखें, अरब लीग एक कंसेंसस के साथ एक डिक्लेरेशन नहीं ला सका है। तो अब आई डोंट नो कि क्या होते हैं, समिट जो संडे को हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल में अब बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और एक स्टैंड लेना चाहिए, और दे शुड आल्सो रीथिंकिंग फ्यूचर का क्या अलायंस हो। कि आप जानते हैं कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एक एटमी क़ुव्वत का हामिल है। ऐसे में पाकिस्तान को इस सूरत हाल में, जहां इसराइल की जानिब से अटैक किया गया है कतर पर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे ही किया जाए और डिबेट ओपन है। सर, क्या राय है आपकी इस पर, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारे ख्याल में पाकिस्तान एक्टिवली देखें इस पे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर गए थे, इसके बाद हमारी स्टेटमेंट भी आई है, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने वहाँ पे ये मूव की थी और जिस पर बहस हुई है। सो इट वाज अगेन पाकिस्तान उसमें थी। हमारी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है आसिम इफ्तिकार, मैं उनकी वो स्पीच सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त और डरने वाली उन्होंने स्पीच की है, इजराइल का नाम लेके, और उसको बरमला जिस तरह
बनता था एक पाकिस्तानी के तौर पर, उन्होंने किया है। बाकी पाकिस्तान देखें कि जो अभी जो समिट होगी, इसके कंक्लूजन में मेरे ख्याल में जो जहन में चीज़ें आती हैं, जहां मैं कहता हूं कि वी हैव टू स्टैंड अप टू इट नाउ, अभी वो टाइम आया है। इस नो या नेवर वाली बात है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमेशा के लिए ये फंस जाएंगे। अभी इसमें ऑप्शन ये है कि देखें कि फिजिकली तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कोई जाएंगे, तो सो पाकिस्तान इनसे मिल के ये कोशिश ये करेंगे कि डिप्लोमेटिक एक ऑफेंसिव ऐसा हो कि जिसमें प्रेशर बिल्ड हो। दे कैन सीक दी OIC समिट के जरिए पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल होगा, दे कैन सीक कि इंटरनेशनल इसमें इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। दे कैन गो टू द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जा सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अगर एक ये एक्शन ले लें तो ये अपना आप को साबित कर सकते हैं। देखें 11 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है, उसमें से 6 अरब के हैं, उसमें से 2 ऐसे ममालिक हैं जो गल्फ GCC के हैं, एक UAE है, द सेकंड इज बहरीन। अगर ये वहाँ पे डिसाइड कर लें ये 6 ममालिक, मुझे जो लगता नहीं है कि स्पेशली बाकी इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, और इसके अलावा तुर्की जो है, सूडान भी है, मोरक्को भी है, जो अगर अरब की हम बात करें तो अगर ये वहाँ पे स्टैंड ले लें कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, वी आर गेटिंग आउट ऑफ आल्सो इब्राहिम अकॉर्ड, वो उसमें एक बड़ा उसमें वेटेज आ सकती है। और इसके साथ साथ ये बात कर सकते हैं, देखें इसमें जब डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की बात हो सकती है, ट्रेड एम्बार्गो की बात हो सकती है, आर्म्स एम्बार्गो की बात हो सकती है, अपनी एयर स्पेस को ये क्लोज कर सकते हैं फॉर ऑल फ्लाइट्स जो इजराइल की तरफ से आ रही हैं और जा रही है। सो कुछ ना कुछ करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा ख्याल में अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल करें, तो मेरा ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है, इसमें पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल होगा। और इसके लिए और देखें फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या कोई अलायंस बन सकता है, कि क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन इसके पास है। लेकिन रिसेंटली जो अगर आपने फौरन जवाब देना फिजिकली तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। दिल के बहलाने को रशिया की तरफ भी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, हमने ये सूरत हाल ग़ज़ा में देख ली है। लेकिन अभी मैं सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सलमान साहब, आप मुझे बताएं कतर और अमरीका के ताल्लुकात किस तरह के हैं, यू नो दैट, मगर हमने ये भी देखा कि अमरीका ने कतर के बेसिस इस्तेमाल किए जब ईरान पर अटैक किया गया इसराइल की जानिब से। तो अब ऐसे में अगर इसराइल अटैक कर रहा है कतर पर, तो क्या अमरीका लाइल्म था, या फिर आप ये कहें कि इसराइल इसके बाद किसी और इस्लामिक कंट्री को टारगेट नहीं करेगा या मिडिल ईस्ट में दोबारा से किसी को हदफ नहीं बनाएगा? क्या हम ये फर्ज कर सकते हैं, या फिर ये फर्ज करना मुश्किल है कि इसराइल क्या करेगा आगे? इससे ज्यादा मासूमाना तज्जिया कोई नहीं होगा कि इसराइल अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बगैर किसी अमरीकी मर्जी के वो ये काम करता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसराइल का और अमरीका का जो नेक्सस है वही इसराइल की सबसे बड़ी ताकत है, और जो कुछ इसराइल करता है उसके पीछे अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल होती है। और ये आपने गज़ा में भी देखा और बाकी जगह पर भी देख लिया है। अब मसला ये है कि ये इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि अमेरिका और इसराइल का जो नेक्सस है मुस्लिम दुनिया को, अरब दुनिया को जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और ये सिर्फ एक मुल्क या 2 मुल्क तक महदूद नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस वो इस्लामी ममालिक जो एटमी क़ुव्वत रखते हैं, जो एक मजबूत फ़ौज रखते हैं, वो उनके निशाने पर होगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त चैलेंज है कि अब ये जो अरब लीग का इजलास होगा, अरब उसमें इसके अंदर क्या इस्लामी ममालिक की लीडरशिप बड़ा फैसला करती है। ऐसी लीडरशिप जो पहले ही अमेरिका के साथ अपने मफादात को जोड़ी हुई है, बड़ी ताकतों के साथ जोड़ी हुई है, क्या वो ऐसा इंडिपेंडेंट फैसला कर सकते हैं? क्या ऐसा खुद मुख्तार और शफाफ फैसला कर सकते हैं जो बड़ी ताकतों को चैलेंज कर सकेगा? मुझे उसका इम्कान कम नज़र आता है। लेकिन अब एक ऐसा स्टेज आ गई है जहां मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को एक बड़ा फैसला करना होगा। अच्छा, तो सायरा जी आपसे ये जान लेते हैं कि फिर मुस्लिम उम्मा को क्या फैसला करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, क्या लगता है आपको? मुस्लिम उम्मा इस पोजीशन में है कि फैसला कर सके। पहले गजा में और फलस्तीन में क्या हो रहा था, क्या वहां पर कीड़े मकोड़े मारे जा रहे थे या चिड़ियों का या चूंटियों का शिकार हो रहा था? तो जब यहूदो नसारा किसी के दोस्त नहीं हो सकते, सूरह रोम में बाकायदा लिखा हुआ है तमाम ये जो वाकयात और हालात हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए भी मुस्लिम उम्मा कतर ने जवाब क्यों नहीं दिया? जैसे कि अभी बताया जनरल साहब ने कि भाई उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका पूरी वो सारा कुछ ये वो, तो ईरान ने भी तो जवाब दिया।
तो ये देखिए खुद ही से स्टार्ट है कि कतर की जानिब से कहा जा रहा है कि कतर जवाब देगा, लेकिन उससे पहले बड़ों की बैठक हुई है। सायरा जी, जहां आप गजा की बात करिए कि उसके ऊपर बात क्यों नहीं होती? अगर सेंटकॉम का कोई वहां पर भी अड्डा होता तो फिर हो सकता है कि वहां से भी कोई जवाब आ जाता, लेकिन अभी कतर के ऊपर इसलिए बात करें क्योंकि अमेरिका के अपने अड्डे वहां पर मौजूद थे। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अभी हमें डिबेट ओपन करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी राय लेना बहुत जरूरी है। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया समेत, आप देखें ना, कतर समेत पूरी दुनिया, क्या इसराइल और अमेरिका ने मिलकर सबको मामू बनाया? क्या लगता है? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, अच्छा सवाल है आपका, और जवाब उसका ये है कि इस वक्त अगर आप गौर करें कि पाकिस्तान, दूसरी तरफ भारत और इसराइल, यार मतलब इसमें कोई शक मुझे है ही नहीं कि ये दोनों ममालिक, इसराइल और भारत जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन है और पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने का कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। और यहाँ पर जो आपने सवाल किया अमेरिका, हाँ अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि अमेरिका भी इसमें शामिल है, एग्री, लेकिन नेतन्याहू ने जो बात की है, हमले के बाद की है, और उसने तमाम ममालिक को खबरदार किया है कि अपने अपने घरों में शिद्दत पसंदों को पनाह ना दे, वरना मैं फिर आऊंगा और फिर अटैक करूंगा। अब गौर करना पड़ेगा कि ये जो हमला हुआ है, तो इस कतर में क्या आपको इल्म नहीं कि हमास की जो सियासी क़यादत है वो कतर में आनिया और जानिया तो थी, और ये उस वजह से कर रहा है। अच्छा, अब अगर वो कर रहा है तो फिर ये डिक्लेयर है ना, इसमें तो कोई शक बहाम है ही नहीं। और इससे क्या उम्मीद रखे जाए? आपको वो भी याद होगा 1981 में जब इराक के एटमी रिएक्टर पर हमला किया था, तो 1982 में इसराइल और भारत ने मिलकर हमारा कोटा में एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का मौका भी ट्राई की थी। लेकिन उस वक्त एक फौजी आमिर जनरल जिया, जिनको मैं समझता हूँ जितने भी फौजी हुक्मरान इस वक्त आए हैं, वो पॉलिटिक्स पे मेरी उनके साथ डिसएग्री हो सकता हूं, लेकिन पाकिस्तानी होने पर मुझे किसी पर शक नहीं। हमेशा पाकिस्तान के हवाले से हर शख्स ने, हुकूमत रही है, फौज ने, सियासतदानों ने पाकिस्तान से गद्दारी नहीं की। और मनीज़ आखिरी 2 लाइनें सिर्फ ये ले लें मुझसे कि मुझे ये लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है उसमें अब भारत के साथ साथ इसराइल पर भी हमें पॉलिसी जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी।